बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे सोहेल अफरीदी की सियासत की और उसके दौरा कराची की, और कुछ जिक्र होगा ईरान का, जहां एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन के बाद टाइम रसाले की रिपोर्ट आई है कि वहां कई हज़ार अफराद पुलिस और फ़ौज हिलाक कर चुकी है पहले ही, इस क्रैकडाउन से पहले ही, और मज़ीद हिलाकतों की इतला भी है। और इतला ये है कि हफ्ते की रात और इतवार के दिन इन 24 घंटों में 15,000 अफराद को गोलियां मारी गई, जिनमें से 5,000 मौके पर ही मर गए और 10,000 ज़ख्मी हुए। तो आगाज़ करते हैं सोहेल अफरीदी से, जो टीटीपी के खुद साख्ता कह लें या रज़ाकाराना कह लें तर्जमान बन गए हैं, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब उनसे पूछा गया इस बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान को सबूत दिखाना चाहिए, मैं ये बात नहीं मानता कि अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी हो रही है। अब इस बात को क्या कहा जाए सिवाय इसके कि बेगैरती और वतन दुश्मनी की कोई इंतहा होती है, लेकिन ये सोहेल अफरीदी तो उससे भी आगे निकल गया है। पाकिस्तान ने ये सबूत न सिर्फ इस्लामी कॉन्फ्रेंस को दिखाए, बल्कि ख़ुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदों को कतर और तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान पूरी तफसील के साथ दिखाया। और पाकिस्तान में रियासत अपनी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये सारे सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पब्लिक के सामने पेश कर चुकी है। और नूर वली, मसूद और पता नहीं कौन कौन से शैतान जो हैं, वो अफ़गानिस्तान में बैठकर जो कुछ कर रहे हैं सारी दुनिया को पता है, पीटीआई को पता है, ख़ुद सोहेल अफरीदी को पता है, लेकिन इसने इनकार किया और अपनी पाकिस्तान दुश्मनी का एक सबूत दे दिया, बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी पर मोहर लगा दी। और इससे पहले सोहेल अफरीदी के जितने भी दाएं बाएं बैठे लोग हैं, उनमें वो ख़ास तौर पर वो शफ़ी जान, जिसने दहशत गर्दी की मजम्मत करने से इनकार कर दिया था, और दूसरे लोग, तो अब ये बात बिल्कुल पब्लिक के सामने खुलकर सामने आ चुकी है। और जो बात ISPR ने कही थी कि पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकारी कर रही है, अब उसमें किसी को शुबा बाकी रह गया है? ज़ाहिर है कि नहीं, लेकिन ये अब लोग, ये पाकिस्तान की अच्छी किस्मत की निशानी है कि ये लोग अब नंगे होकर सामने आ रहे हैं। और इसकी मैं एक और बात करूँ, इसने रोज़नामा जंग की वेबसाइट पर एक खबर थी परसों रात कि सोहेल अफरीदी 3 दिन हो गए कराची में आए हुए, लेकिन अभी तक ये मज़ार कायद पर फातिहा पढ़ने ही नहीं गए। पाकिस्तान में ये एक अमूमी रवायत है कि कोई भी शख्स कराची से बाहर का, चाहे वो लाहौर का हो, पेशावर का हो, पिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, कोई भी शख्सियत जब कराची का दौरा करती है तो वो पहले या फौरी तौर पर, यानी दूसरे तीसरे नंबर पर अपने शेड्यूल में वो मज़ार कायद का दौरा रखती है और वहाँ जाकर फातिहा पढ़ती है। ये फातिहा पढ़ने नहीं गया, और इसका जिक्र जंग की वेबसाइट पर ख़बर की सूरत में आया। वो ख़बर वो वायरल हुई, तो फिर ये सोहेल अफरीदी कल मज़ार कायद पर गया, लेकिन इसने वहाँ जाकर जो ज़लालत की और जो रज़ालत की और अपने कमीना और पाकिस्तान दुश्मन होने का जो सबूत दिया, वो उस रजिस्टर में जो तहरीर लिखते हैं उसमें एक तो उसने अंग्रेज़ी में लिखी, हालांकि एक दिन पहले, कुछ दिन पहले इसने ड्रामा किया था कि वाइस चांसलर साहबा ने उर्दू में खिताब क्यों नहीं किया, अंग्रेज़ी में क्यों किया। इसने अंग्रेज़ी में तहरीर लिखी और फिर उसको बाद में PTI वालों ने फैलाया कि देखो ये कितनी खूबसूरत इसकी खुशखती है। हालांकि इसकी क्या खुशखती है, एक 8वीं जमात के बच्चे के स्टाइल में उसने अंग्रेज़ी लिखी, लेकिन उसे छोड़िए, खुशखती हो या ना हो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इसने उसमें लिखा क्या, इसने लिखा कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर हाजिर हुआ हूँ। नोट फरमाया आपने, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, ये पहला लीडर है, पहला शख्स है जो मज़ार कायद पर गया और उसने अपने रजिस्टर में, अपनी तहरीर में कायद आज़म का लफ्ज़ लिखने से इनकार किया। ये इसकी दिली नफ़रत जो इनको कायद आज़म से है, क्योंकि ये जो अफरीदी ख़ानदान है, ये वाला जिसका ये सोहेल अफरीदी है, मुनशियात फरोशी का जो चक्कर है वो तो अपनी जगह है ही, नज़रियाती तौर पर भी ये पाकिस्तान बनने से पहले
पाकिस्तान के दुश्मन थे, अखंड भारत के हामी थे। वो अखंड भारत का डीएनए सोहेल आफरीदी के अंदर से बोल उठा जब इसने ये कहा कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कहा। हालांकि हमने आज तक किसी लीडर को कायद आज़म का खिताब दिए बगैर मोहम्मद अली जिन्ना कहते हुए नहीं सुना, बल्कि लोग तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते ही नहीं है। ज़्यादातर तो सिर्फ कायद आज़म ने कहा, कायद आज़म ने फरमाया, ये इस तरह वो बात करते हैं। इसने बात लिखी और लिख कर ये एक रसीद छोड़ गया कि इसके अंदर बीजेपी का जो एक बीज है, जो नस्ल दर नस्ल इनके ख़ानदान में मुंतकल हुआ है, वो अब बरगोबार ला रहा है और खुलकर ये आदमी नंगा होकर सामने आ गया। और कराची में इसने अपने चर्स फरोश होने का खुद एतराफ़ किया। आपने वो क्लिप सुना होगा, इसमें इसने कहा कि हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम चर्स फरोश हैं, तो हम तो खबर एजेंसी के लोग तुम्हारा पाकिस्तान बनने से पहले ही ये तजारत करते आए हैं। यानी वो चर्स फरोशी को तजारत का नाम दे रहा है। मुझे कहा जाता है कि मैं चर्स बेचता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कानून तो तुमने बनाए हैं। हम कबायलियों का तो अपना निज़ाम है। हम लोग तो तिजारत करते हैं, तिजारत करना हमारा हक है। हमारी तिजारत रोकने के लिए आईन का इस्तेमाल करते हो। हमारी तिजारत तो तुम्हारा पाकिस्तान बनने से पहले की चल रही थी। तुम्हारे पाकिस्तान ने ये आईन बनाया और इन चीज़ों को जुर्म करार दिया, ये उसने कहा। यानी आईन पाकिस्तान ने चर्स फरोशी को जुर्म कहा। हालांकि आईन पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में चर्स फरोशी जुर्म है। ये उसको तिजारत कह रहा है। ये गंदा और गलीज आदमी कराची जाकर हर लिहाज से नंगा हो गया। चंद सत्रों में जिक्र कराची के दौरे का, इनके जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको देखकर तो बड़ी हैरत भी होती है, हंसी भी आती है और फिर नॉर्मल भी हो जाता है आदमी कि ये इनकी तो आदत है। कराची पूरा उमड़ आया, सारा कराची सड़कों पर निकल आया और हैदराबाद में तो इतना बड़ा हजूम था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब जो इन जलसों की, इन जुलूसों की जो फुटेज आपने देखी होगी तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि ए पीटीआई, ए बेहजाई, तेरा नाम पीटीआई है। यानी हर बात में झूठ और झूठ का भी ये ताजमहल बना देते हैं। सूरत हाल ये थी कि कराची में जो बहुत ज़्यादा पीटीआई के वफादार जर्नलिस्ट है, वो उन्होंने भी, जो बहुत ज़्यादा हामी है, हमदर्द हैं, उन्होंने ये कहा कि 15 से 20 हज़ार तक लोग जलसागाह में थे। हालांकि 15 या 20 हज़ार की तादाद ऐसी नहीं होती जो इतने दायरे में सिमट जाए। सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट है, सिंध पुलिस की जो रिपोर्ट है जो उसने सिंध हुकूमत को दी है, उसने लिखा है कि जलसागाह में 5000 आदमी थे। और सबको पता है कि पुलिस की रिपोर्ट जो है वो 2/3 होती है। यानी अगर 10,000 का जलसा होगा तो वो पुलिस कहेगी 7,000 का जलसा था, यानी अगर वो किसी दूसरी पार्टी के जलसा है। और अगर 20,000 का जलसा हो तो कहेंगे कि 12,000 का जलसा है। चुनांचे इस फार्मूले को देखा जाए तो ये 5,000 नहीं, 7,500 लोग, यानी फार्मूले के मुताबिक। वैसे 8,000 के करीब हाजिरी थी। अगरचे कुछ लोगों ने लिखा है 10,000 और मैंने कई व्लॉग सुने, किसी ने कहा 10,000, किसी ने 15,000। 20,000 की बात तो सिर्फ एक आदमी ने की, बाकी सब 10 या 15 के दरमियान फ्लोट करते रहे। चलिए 8 और 10 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 15,000 तो ये कतअन नहीं थे। दोबारा इस फुटेज को, एक एक इसके क्लिप को, एक एक फ्रेम को जोड़ कर, गिन कर जांचा जा सकता है कि ये 10,000 से कम ही थे, 10,000 से ज़्यादा नहीं थे। और 3 करोड़ की आबादी के शहर में 10,000 का हजूम अगर निकला है तो उससे ये कहना कि पूरा कराची सड़कों पर आ गया, ये सिर्फ पीटीआई ही कर सकती है और तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ए बेहजाई, तेरा नाम पीटीआई है। और फिर हैदराबाद, वहाँ 6,000 लोग थे और उनको बना दिया कि हैदराबाद में इससे बड़ा इतना जलसा हुआ ही नहीं। और जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इनका ड्रामा और इनकी बदमाशी देखिए। 1,500 लोग थे एयरपोर्ट पर इनके इस्तकबाल के लिए और उन्हें जाना था प्रेस क्लब वहाँ से, और वो आधे घंटे का रास्ता होगा या चलिए 35-40 मिनट का रास्ता कर लीजिए। इन्होंने वो फासला 6 घंटे में तय किया। सिर्फ एक रात को वो मोबाइल फ़ोन की बत्तियाँ जलाकर जुलूस निकालते रहे और सिर्फ ये बताने के लिए कि इतना बड़ा जुलूस था, इतना बड़ा जुलूस था कि एयरपोर्ट से प्रेस क्लब पहुंचते हुए इनको 6 घंटे लगे। जानबूझकर ये किया गया, ज़ाहिर है कि जुलूस को 6 घंटे से पहले वहाँ पहुँचाना ही नहीं है।
और फिर जिस तरह इन्होंने बदमाशी की। लेकिन मैं जो असल बात बताने वाला हूँ वो ये है कि सुहेल अफरीदी कराची से पीटीआई के लिए नफ़रत कमा कर आया है और इसकी कोई कमाई वहाँ नहीं हुई है। गालियाँ वालियाँ इसने दी हैं, फ़ौज को दी हैं, पाकिस्तान को दी है। जब ये आपको कोई भी शख्स ये जब कहता है कि तुम्हारा पाकिस्तान ऐसा है, तो वो पाकिस्तान को गाली दे रहा होता है कि मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये तुम्हारा पाकिस्तान है, ये तुम्हारा आइन है। मैं तो पाकिस्तान को मानता हूँ, ना आइन को मानता हूँ। तो उससे कतई नज़र जो बात अहम है वो नफ़रत की कमाई है, इसलिए कि इन्होंने हुल्लड़बाजी की, गुंडागर्दी की, फितना फसाद बर्पा किया और वो सारा शहर कराची के लोगों ने देखा। कराची की सड़कें जाम की और पुलिस, बहुत अरसा हो गया पुलिस का ये एक तर्ज अमल है पंजाब में भी और सिंध में भी, वो ये है कि अगर हजूम 2-4 हज़ार का हो तो फिर पुलिस पीछे हट जाती है, इसलिए कि 2-4 हज़ार के हजूम को मुंतशिर करने के लिए ताकत का पूरा जोर लगाया जाए तो अमवात का यकीनी ख़तरा होता है। ये मुमकिन नहीं है कि 8-10 हज़ार अफराद को आप बुरी तरह लाठी चार्ज किए बगैर मुंतशिर कर सके। तशद्दुद करना पड़ता है और इसमें फिर लोगों की जान भी जा सकती है। तो पुलिस ने तो एक्शन इसलिए नहीं किया, लेकिन इन्होंने फिर अपनी इस अफरादी कुव्वत के बल पर जो 5-6 हज़ार, कहीं 3 हज़ार, कहीं 2 हज़ार मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ जुलूसों पर ये इनकी तादाद कम होती है, ज़्यादा होती रही। मुख्तलिफ इवेंट्स के मौके पर सड़कें बंद की, पूरा शहर इन्होंने जाम कर दिया। और ख़ास तरीन बात जो है वो ये है कि अगर आप इनके सारे क्लिप्स यूट्यूब पर देख लें, ट्विटर पर देख लें, तो आपको एक चीज़ का पता चल जाएगा कि 90% से ज़्यादा लोग वो थे जिनको हम सोहराब गोठिए कहते हैं। और पीटीआई का गढ़ कराची में सोहराब गोठ है, किसी ज़माने में एएनपी का था, पीटीआई का है। तो कराची में पठान मिलियंस के हिसाब से आबाद हैं, यानी पेशावर शहर की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा पठान कराची में आबाद हैं। लेकिन पीटीआई के जलसे और जुलूस में ज़्यादातर इलाकों से पठान नहीं आए। 90% पठान अगर आए तो वो सोहराब गोठ से आए, और सोहराब गोठ से हैदराबाद को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सोहराब गोठ कराची से आगे निकलकर, यानी उसका जो फासला हैदराबाद का कराची से वो बहुत कम हो जाता है। सोहराब गोठ कराची से इतने फासले पर है। तो वही लोग हैदराबाद पहुँचे, वही लोग कराची आए और एयरपोर्ट पर आए, और वही लोग इनके जलसागाह में आए, और उन्हीं लोगों ने ज़्यादातर गुंडागर्दी की। उनकी ज़बान, उनकी बोली ठोली, आपको पता चल जाएगा कि सोहराब गोठ के मुनशियात फरोश और मुनशियात के ख़रीदार, चरसी, भंगी, कोकैनी, हर तरह के नशे करने वाले नशाबाज लड़कों की, नौजवानों की एक तादाद जो थी वो इस जलसे का जुज़्वे आज़म थी। अगर वो ना होती तो जलसा फिर जलसी भी न रहता, जलसी से भी छोटा हो जाता। कराची वालों ने इस जलसे का किया बाइकाट, इस प्रोग्राम का किया बाइकाट। कहीं भी कराची वाले नज़र नहीं आए। कराची वालों से मेरी मुराद वो सबसे बड़ा तबका जो उर्दू बोलने वाला है, और जो दूसरा बड़ा तबका सिंधी और बलोची बोलने वाला है। ये सूरत हाल रही। और इन्होंने वहाँ न सिर्फ ये है कि पश्तून कार्ड खेला, पश्तून शनाख्त दिखाई, पश्तून ज़बान में तकरीरें की, बल्कि पश्तून बरादरी की एक हिस्से को इन्होंने अपनी तरफ खींचा, और वो हिस्सा था सोहराब गोठ का। वरना कराची में सिर्फ सोहराब गोठ नहीं है, कराची के बहुत सारे इलाकों में अच्छी खासी तादाद में लोकेलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पठानों की अक्सरियत है या खालिस पठानों की हैं। वहाँ से लोग बहुत कम आए, और बाकी इन इलाकों से लोग यहाँ आए जिनका एक खसूसी कह लें कि सोशल स्टेटस है, एक इनकी समाजी पहचान है। दूर से पहचाना जाता है आदमी की जो पीटीआई का आ रहा है, नशे में लड़खड़ाता हुआ, गालियाँ बकता हुआ, पत्थर मारता हुआ, मुंह से झाग निकालता हुआ, हाथ पांव अजीब लजलजे अंदाज से हिलाता हुआ। दूर से पता चल जाता है कि ये पीटीआई का वर्कर आ रहा है, ये पीटीआई का फ़ैन आ रहा है। तो अब इस पर इन्होंने तूफ़ान मचाया हुआ है कि कराची फ़तह कर लिया। अरे भाई, कराची से तुम नफ़रत समेट कर आए हो। कराची में पीटीआई के इम्कानात को तुमने कम किया है। ये कोई सियासी एक्टिविटी नहीं थी, ये नशा फरोशों की और नशइयों की एक बैठक थी। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि 15,000 अफराद को एक ही दिन में गोलियां मारी गई। ये इतनी बड़ी तादाद है कि मेरे ख्याल है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में 5,000 अपने ही शहरी ईरानी फ़ौज ने मार डाले या शहीद कर दिए, जो भी आप कह लें।
5,000 और अपनी दानिश में तो इन्होंने 15,000 मारे। 15,000, क्योंकि 15,000 को गोलियां लगी हैं, जिनमें 10,000 सरवाइव कर गए थे। और उन सरवाइव करने वालों के बारे में हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि वो सरवाइव कर गए, क्योंकि उस वक्त वो ज़ख्मी हालत में वहाँ से ले जाए गए। उनको उनमें से बाज़ को गिरफ्तार भी किया गया। उनमें से कितने लोग वाक़तन बच पाए और कितने लोग ज़ख्मों की ताब ना लाकर बाद अज़ां चल बसे, उनके बारे में हमें मालूम नहीं है। और टाइम रिसाले ने भी तस्दीक कर दी है कि हज़ारों अफराद तो शायद इस इतवार से पहले ही मारे जा चुके थे, क्योंकि वहाँ इंटरनेट बंद है, सेंसर है, कोई यानी एक इतलात का मुकम्मल ब्लैक आउट है, तो लोगों को पता नहीं चल रहा कि वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि खामनाई साहब के हुक्म पर ईरानी फ़ौज, ईरानी पासदारान इनकलाब और पुलिस और मरकज़ी जो महकमे होते हैं हुकूमत के, उनके मुलाजम सबको बाउंड किया गया कि वो कल तेहरान की रैली में हुकूमत के हक़ में जुलूस निकालें। और तेहरान में और मशहद में और ईरान के 5-6 और शहरों में गवर्नमेंट के हक़ में मुजाहरे हुए, जिनको ये बताकर पेश कर रहे हैं कि ये अवाम निकलाए। अवाम कैसे निकलाए भाई? ये सारी की सारी फ़ौज थी, पहचाने जा रहे हैं चेहरे कि ये फ़ौजी हैं, ये पासदारान इनकलाब के हैं। और उनमें कुछ मदरसों के तलबा भी थे, उन मदरसों के तलबा जो आजकल गैर महफूज है और अवाम की नफ़रत का निशाना है, क्योंकि अवाम कहते हैं कि इन मदरसों से शैतान तैयार होकर बाहर निकलते हैं जो बच्चों को कत्ल करते हैं। और कल के ये फायरिंग के वाक़यात में ईरानी फ़ौज ने बहुत सारी औरतें भी कत्ल की है, जिनकी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, और वो हो सकता है वो भी हज़ारों में हो, क्योंकि बेदरेग इन्होंने गोलियां चलाई हैं, निशाना ले लेकर भी, और अंधाधुंध भी मशीन गनों की जद पर रखा है इन्होंने मुजाहिरीन को। और सड़कों पर लाशों के ढेर, ये रिपोर्टें तो बहुत सारी सोर्सेस से आपने भी मालूमात आपने भी नोट की होंगी, और ये चीज़ें सामने आई हैं कि सड़कों पर लाशों के ढेर है, अस्पतालों में लाशें रखने की जगह नहीं है, मैदान लाशों से भरे हुए हैं। और बच्चों की लाशें ये मौलवी लोग बोरियों में बंद कर करके वीरान इलाकों में डंप करते रहे हैं। ये इनकी तस्वीरें भी बनी हैं। और अब ईरान की हुकूमत ये कर रही है कि घरों पर छापे मार रही है, ताकि किसी के पास भी वो फुटेज हो जो सैटेलाइट, बहुत सारे घरों में सैटेलाइट, बहुत सारे समराज ये है कि वो शायद बनते तो होंगे 1%, लेकिन सैकड़ों की तादाद तो बन जाती है। तो उन जहाँ सैटेलाइट लगे हुए थे, उस घर पर छापा मारा गया है, और उस सैटेलाइट की मदद से मोबाइल पर जो मैसेजेस भेजे जाने थे या रिसीव हो रहे थे, वो सारे के सारे इन्होंने वो जब्त कर लिए और घर वालों को उठा कर ले गए। और अब कल से सरेआम फांसियाँ देने का ऐलान हुआ है। इस सूरत हाल में अमेरिका की तरफ से अब ये फैसला कर लिया गया है। नज़र आता है कि कतई फैसला हो चुका है कि वो एक्शन करने वाला है। पहले मरहले पर शायद वो साइबर अटैक करे ईरान पर, और ईरानी फ़ौज की मोबाइलिटी की जो सलाहियत है उसको मफलूज करने की कोशिश करे। और उसके बाद फिर ये एक बम्बार्डमेंट भी हो सकती है, मिसाइलों के ज़रिए या तैयारों के ज़रिए, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये कब होंगी, कल होंगी, परसों होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि अब एक तसादम की जो घड़ी है वो बहुत नज़दीक आ पहुंची है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।